है ना। हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे और मैथ की क्लास में क्या रहेगा बेटा, बेसिक जो कंपटीशन है उनकी वजह से मैथ की क्लास में हो जाता है डिस्टर्ब, साइलेंट। बेसिक जो कंपटीशन है उनमें मैथ की क्लास के चक्कर में हो जाता है डिस्टर्ब। होता क्या है, मोस्टली मैथ को दो भागों में बांट करके देखा जाता है कंपटीशन के। एक होता है बेसिक मैथ और एक होता है एडवांस मैथ। सबसे ज्यादा हम लोग जिस पर फोकस करते हैं बेसिक मैथ पर करते हैं, एडवांस छूट जाता है। और पता चलता है कि एडवांस जो छूटा है उसमें से बेसिक मैथ के भी चैप्टर छूट गए। एडवांस एडवांस होने का मतलब है बहुत सारे तो बेसिक मैथ के चैप्टर उसमें छूट गए। दूसरी बात क्या है कि जितने भी क्वेश्चन अलग से आते हैं, अब जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं, अब आपके दिमाग में पहले से ही हुआ बैठा हुआ है कि पढ़ेंगे क्या, एडवांस तो छूटा हुआ है, एग्जाम अब तो होने से रहा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो हुआ क्या, कुछ नहीं। एक बात तो फिक्स है, यानी कि एग्जाम तो होने से रहा। तो मूल समस्या जो है वो है एडवांस मैथ की, है ना। हम लोग स्टार्टिंग ही एडवांस मैथ से करेंगे, इस बैच की स्टार्टिंग ही एडवांस मैथ से करेंगे। एडवांस मैथ में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम के बाद में एलसीएम एचसीएफ, दोनों को रिलेटिव सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद में नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, है ना। तीनों चैप्टर को रिलेटिव हो गए। इसके बाद में घातांक, करड़ी, वर्ग एंड घन, यानी कि इंड्रीसेज एंड सर्स, ठीक है। और इनसे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक फिर इन्हीं का सबका मिश्रित टॉपिक हो जाएगा एलजीब्रा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण वगैरह। इसके बाद में क्षेत्रफल 2D डायमेंशन क्षेत्रफल, और उसके बाद में आयतन 3D डायमेंशन। इसके बाद में पॉलीजन बहुभुज। इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री, यहां से क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर प्रकार के एग्जाम में रहता है, चाहे आप ग्रुप डी तक का एग्जाम हो तब भी रहेगा, चाहे रेल एसएससी डी किसी का भी एग्जाम दो सब में मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, टोटल मिलाकर के 14 टॉपिक आपके एडवांस मैथ के बनते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा करके देख लीजिए, हर पेपर में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये टॉपिक सब लोगों का जाता है छूट, और मोस्टली छोटे छोटे शहरों में तो कोई भी इन टॉपिकों को हाथ नहीं लगाता, और कारण यही होता है कि बच्चा भी जाता है छूट, सिलेक्शन से दूर। हम लोग सबसे पहले शुरुआत ही इधर से ही करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग शुरुआत ही एडवांस मैथ से करेंगे, ठीक। चलिए, तो हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम। हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। शुरुआत कहां से करेंगे, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में हमें पढ़नी है संख्या पद्धति, यानी कि संख्याएं। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा आज संख्या पद्धति यानी कि संख्याएं, है ना। सबसे पहले तो एक बात करते हैं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई बताएगा जरा। अच्छा, 0 1 2 3 तो ये पूर्ण संख्या हो गई, फिर वास्तविक क्या रहा, मैंने ये रख दिया 0, ठीक है। ये क्या रख दिया, इसके बाद में मैंने लिख दिया 1, और इसके बाद में मैंने लिख दिया 2, और इधर मैंने लिख दिया माइनस का 1, और इधर मैंने लिख दिया माइनस का 2, और इसको मैं ले गया इनफाइनाइट तक, और इसको भी मैं ले गया इनफाइनाइट तक। एक सीधी सरल रेखा में जिन संख्याओं को नकारात्मक हो या सकारात्मक, एक सीधी सरल रेखा में जिन्हें लिखा जा सकता हो, उन सभी संख्याओं को मिलाकर के बेटा वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहा जाता है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहा जाता है। क्लियर है, चलिएगा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्लियर हो रहा है। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या है,
वे सभी संख्याएं जिनको सीधी एक सरल रेखा में सजाया जा सकता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उन सभी को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। क्लियर है? तथा वे संख्याएं जिनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि इस सरल रेखा में उनको सजाया नहीं जा सकता, इनको सजाया नहीं जा सकता, उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे हमने कह दिया कि अंडर रूट में -5 है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकलेगी। हमने कह दिया अंडर रूट में -3 है, वैल्यू निकलेगी? बात समझ में आ रही है ना? यानी कि काल्पनिक और वास्तविक इन दोनों संख्याओं में अंतर क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलिएगा, तो वास्तविक संख्या कौन सी है? वे सभी संख्याएं जिनको एक सीधी सरल रेखा में सजाया जा सकता है तथा जो नकारात्मक और सकारात्मक जीरो को मिलाकर के सब है ना, जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 यानी कि इन्फिनिट तक, और जीरो से लेकर के इधर भी इन्फिनिट तक लेकिन माइनस से, ठीक है, उनको वास्तविक, और जिनकी वैल्यू पूरी नहीं निकलेगी उनको क्या कहते हैं? काल्पनिक। दो क्लियर है? दो क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो संख्या है इनको बेटा हम कहते हैं परमीय संख्याएं, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। किताबी लैंग्वेज कहती है कि जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में सजाया जा सकता है उनको परमीय संख्या कहते हैं, और जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं सजाया जा सकता है उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यही बात है बेटा, गेट लगा देने जरा। परमीय संख्या कौन सी है बेटा? तो हमने कहा कि जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जहां Q की वैल्यू जो है क्या है, वो 0 नहीं है ना, 0 नहीं है। जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो वो तो है परमीय संख्या। अपरिमेय क्या है? तो अपरिमेय का मतलब है कि जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, यानी कि यहां भी Q नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इस बात से कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारी में? मैं कह रहा हूं तुमसे 5/2 कैसी संख्या है, बता दो जरा। रेशनल है कि रेशनल है? रेशनल है। गलत हो गया। अब कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? यहाँ किताबी लैंग्वेज आपके काम आने वाली नहीं है। पहले तो दोनों की लैंग्वेज समझ में आ रही है। परमीय का मतलब जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर क्या होता है, 0 नहीं होता है, सॉरी। तथा अपरिमेय का मतलब जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये तो दोनों बातें क्लियर हैं। परमीय मतलब जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय मतलब जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये तो दो बातें क्लियर हैं। अब समझते हैं क्या कहना चाह रही है। ये कहना ये चाहता है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब की सब परमीय संख्याएं होती हैं। पहली बात तो ये समझ लो, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, परमीय संख्या होती है। एक बात क्लियर है? यानी कि चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 0 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, ये सब की सब क्या होंगी, परमीय संख्या होगी। एक बात क्लियर हो गई? दूसरी बात समझो, जितनी भी ऐसी संख्याएं जिनका मान पूरी तरह से निकाला जा सकता है, जिनका मान P अपॉन Q का मतलब ही यही होता है, जिनका मान पूरी तरह से निकाला जा सकता है, वे परमीय संख्याएं हैं। P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिनका पूरा मान निकाला जा सकता है। जैसे इतनी तो बात समझ में आ गई? क्लियर है ये तो? यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सबकी सब परमीय है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कह दिया 5/2, तो 5/2 कहने का मतलब क्या, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। मान पूरा निकल के आया कि नहीं? पूरा निकल के आया। इसका मतलब क्या है, ये परमीय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा 1/2, क्या कहा, 1/2, तो 2 से कितनी बार कट गया बेटा? इसका मतलब क्या है, ये भी कैसी संख्या है, परमीय संख्या है। अपरमीय कौन सी होगी फिर वो समझिएगा। अब इसने क्या कहा था अपरमीय ने, कि जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब बात इसको समझिए कि अपरमीय का मतलब होगा कि जिसका पूरा मान नहीं निकाला जा सकता। इतना समझ लीजिए बस, जिस किसी का भी पूरा मान निकाला जा सकता है वो परमीय है।
और जिसका पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है वो अपरिमेय है। बस बात खत्म, ऑटोमेटिक। समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया 1/3 निकलेगा बेटा 0.3333, यानी कि लगातार क्या होने लग गई, लगातार क्या होने लगी, इन्फिनिट तक जा रहा है। और उसको भी 0.3 पर बार लिख देंगे, यानी कि अपरिमेय है और अपरिमेय में भी बार संख्या है। भाई अपरिमेय भी कैसी है, अपरिमेय भी कैसी है, बार संख्या है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा 1/7, सॉल्व कर सकते हो सकती है, नहीं हो सकती। क्लियर है। मैंने कहा भाई दशमलव अंडर रूट में 9 वैल्यू आ जाएगी क्या, 3, लेकिन मैंने कहा अंडर रूट 7। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है ना। यानी कि अंडर रूट 9 की पूरी वैल्यू निकाल सकते हो तो कैसी संख्या है, परमेय है, रेशनल है। लेकिन अंडर रूट 7 की पूरी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए कैसी है, अपरमेय है। क्लियर है ये बात। अच्छा जी, मैंने कह दिया अंडर रूट 2 वैल्यू निकलेगी, अंडर रूट 2 की पूरी नहीं निकल सकती। समझ गए कि नहीं समझे अभी। तो पाई कैसी संख्या है, पाई का मान कितना होता है 22/7। 22/7 को पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। यानी कि कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यानी कि पी अपन क्यू के रूप में लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, बात किससे है, उसकी पूरी वैल्यू निकालने से। अगर पूरी वैल्यू निकल रही है तो परमेय, और पूरी वैल्यू नहीं निकल रही है तो अपरमेय। दो बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना, क्लियर है ना। एक और बात, इसको इसको डायरेक्टली पूछ लेता है, इसको डायरेक्टली पाई कैसी संख्या है, कई एग्जाम में पूछिए, एसआई तक के एग्जाम में पूछिए पाई कैसी संख्या है, ध्यान रहेगी ना। अब तो क्योंकि पाई का मान इतना तो ध्यान रहेगा 22/7, और 22/7 की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते पूरी, लगभग में 3.14 कहते हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं है। यानी कि जिसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं है वो कैसी है, अपरमेय, और जिसकी पूरी कैलकुलेशन है वो कैसी है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, यानी कि मैं ये दोनों मिटा सकता हूं। आगे तो हमने एक पढ़ ली वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है बेटा, जो जीरो से लेकर के पॉजिटिव में अनंत तक चली जाए, चाहे नेगेटिव में अनंत तक चली जाए, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब काल्पनिक कैसी है, काल्पनिक कैसी है, अंडर रूट में -5, यानी कि जिसको हम सीधी सरल रेखा में नहीं सजा सकते, है ना। परमेय कैसी है, जिसकी पूरी वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर ये कह दे कि वास्तविक संख्या किसमें आएंगी तो परिमेय में। क्लियर है, जिसकी पूरी वैल्यू निकाली जा सकती है परिमेय है। या किताबी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, जिसे अपने पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है। अपरिमेय क्या होता है, जिसकी पूरी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। ये हमारे समझने की भाषा है। किताबी भाषा क्या है, जिसे पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है यहां तक बातें। पाई कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। मैंने कह दिया भाई 5/7 कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, मैंने कह दिया 2/11 कैसी संख्या है, इरेशनल है। और मैंने कह दिया 2/8 कैसी संख्या है, ये रेशनल हो जाएगी, क्योंकि कट जाएगा 2 से 1/4, और 1/4 का मतलब 4 से कितनी बार कट जाएगा, 0.25 कट गया ना। बात समझ में आ गई नहीं आई, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आ गई भिन्न, फ्रैक्शन, डेसिमल्स। भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है। अच्छा देखो देखो, जैसे मैंने एक सीधी बात है कि भिन्न का मतलब होता है किसी भी संख्या का कोई हिस्सा। भिन्न, किसी भी संख्या का कोई क्या हिस्सा, किसी भी संख्या का क्या कोई हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया 1/2, तो ये क्या है, भिन्न है। मैंने कह दिया 2/5, ये भी क्या है, भिन्न है। मैंने कह दिया 7/3, ये भी क्या है, भिन्न है। मैंने कह दिया 6/5, ये भी क्या है, भिन्न है। और एक मैंने कह दिया 1/2/7, ये भी क्या है, ये भी क्या है। इनमें कोई यहां तक दिक्कत है क्या, पहले मुझे इतना बता दो बस, इतने में कोई दिक्कत है।
यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा जी, देखिएगा, अब भिन्न तो समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिएगा, इस भिन्न का अंश छोटा है कि हर छोटा है? ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। 1/2 में अंश छोटा है कि हर छोटा है? ठीक, हम ये कह सकते हैं, समझिएगा, जिस किसी भी भिन्न का हर बड़ा होता है, हर क्या होता है? बड़ा। हर होता है बड़ा, इसमें भी हर क्या है? बड़ा। जिस किसी भी भिन्न का हर जो है वो बड़ा होता है, उस भिन्न को बेटा हम उचित भिन्न कहते हैं। वास्तव में तो भिन्न यही होती है, वास्तविक भिन्न या उचित भिन्न। ठीक है, जिस किसी भी भिन्न का हर क्या होता है? बड़ा, और अंश क्या होता है? छोटा, उसको हम उचित भिन्न या वास्तविक भिन्न कहते हैं। क्लियर है? लेकिन जिस किसी भी भिन्न का अंश बड़ा होता है, अंश क्या है इसमें? बड़ा, इसको कैसी भिन्न कहेंगे फिर हम? इसको कैसी भिन्न कहेंगे हम? बताओ फटाफट से। इसमें अंश छोटा नहीं है, कैसा है अंश? बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब क्या है? ये वास्तव में भिन्न नहीं है। तो वास्तव में भिन्न नहीं है इसका मतलब क्या है? ये भिन्नों का विषम रूप है। भिन्नों का कैसा रूप है? विषम रूप। इसीलिए इसको कहते हैं विषम भिन्न। इस टाइप की जितनी भी भिन्न होती हैं इसको क्या कहते हैं बेटा? विषम भिन्न। ये दो बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? भिन्न का मतलब समझ में आ गया? भिन्न 3 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है विषम भिन्न, और एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है इसमें सारी चीजें दे रखी हैं, इसमें भिन्न तो ये है ही और भिन्न के साथ में ये भी चीज दे रखी है। इस टाइप से जब देख ली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न कह देते हैं? मिश्रित भिन्न। क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी भी संख्या के किसी भाग को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। किसी भी संख्या के किसी भाग को यानी कि पार्ट को, हिस्से को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है विषम भिन्न, और एक होती है मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। विषम भिन्न जिनमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है। और मिश्रित भिन्नों में तीनों चीजें दे रखी होती है। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? हटाओ इसको। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है, ये यूपी पुलिस में। ऑप्शन दे दिए 4, निम्न में से कौन सी उचित भिन्न है? आप समझ रहे हो कितने कितने बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। बात क्या है, चीजें बस पढ़ी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना? क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब आते हैं हम किस पर? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है भाई? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक के बाद में 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट ये धनात्मक पूर्णांक है, और -1 -2 -3 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिबेट की बात नहीं है। अगली बात आती है बेटा प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। बिल्कुल सही बात है। जो संख्याएं 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, इनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जो संख्याएं 0 से शुरू होकर के कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, सॉरी 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। तथा प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और ऐड कर दिया जाता है तो इनको होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। हो जाएगा? हो जाएगा ना? प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, 1 से शुरू होकर के अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को और ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्याएं दी गई हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। पहले सबसे पहले हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को समझते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है अभाज्य संख्या को। किसको? अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या होती है? छोड़ो, समझो, इतनी सी बात समझो, वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल कितने? दो गुणनखंड हो, ना तो दो से हो कम और ना हो दो से ज्यादा, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। कैसे समझें? समझिए पहले तो। जैसे मैंने कहा एक और कहा दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। एक का गुणनखंड क्या होगा? एक ही होगा, इसको तो किसी से काटा नहीं जा सकता। दो का गुणनखंड क्या होगा? दो और एक होगा। तीन का क्या होगा? तीन और एक होगा। चार का? चार से कटेगा, दो से कटेगा, एक से कटेगा। पांच का? पांच और एक होगा। छह का? छह और एक होगा। सात का? सात का? सात और आठ का? आठ, चार, दो और एक। नौ का? नौ, तीन, एक। ये क्या कह रहा है भाज्य संख्या वाला हमसे? कितने गुणनखंड होने चाहिए? दो गुणनखंड सबसे पहले किसमें है? एक, दो, तीन, चार। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? यानी कि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है दो से। कहां से? दो के बाद में कौन आता है? तीन। तीन के बाद में कौन आता है? पांच के बाद में? सात के बाद में? 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं, 29, 31, 37, 33 नहीं, 11 से कट जाएगा। 37 के बाद में 41, 43, 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59 और 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73, 73 के बाद में 79 सही है। 79 के बाद में 83, 83 के बाद में 87 नहीं, 89, 89 के बाद में 91 नहीं, 13 से 91, 93 भी नहीं, 3 से कट रहा है 31 या 93। कौन? 97 भी नहीं। 97 कितने से कट जाता है? किसी से नहीं कटता। ठीक है, ये हो गया यहां तक। और इसके बाद में आप इसको कर दीजिए डॉट डॉट डॉट। अब यहीं पर क्वेश्चन समझ लीजिए, यहीं पर क्वेश्चन समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, अभाज्य संख्याएं किन में से ली जाती हैं? तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? विषम संख्या होती है, केवल एक को छोड़ करके। दो। पहला क्वेश्चन यही आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। ठीक है, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है वो भी दो। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है भाज्यों में। एकमात्र सम संख्या जो कैसी है? अभाज्य संख्या है, दो। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन आता है, 1 से लेकर के 100 तक। कहां तक? 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं? 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है ये। कितनी है?
1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25, जबकि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, हेलो, हाँ भैया, ठीक है, ठीक, हो गया। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है 2, कौन सी है? 2। 100 तक की संख्याओं में कितनी भाज्य संख्या होती है? 25। 50 तक की संख्याओं में कितनी भाज्य संख्या होती है? 15। तथा ये 100 तक एकदम तुमको रट्टा होनी चाहिए, एकदम रट्टा, बिल्कुल एकदम, एक भूलो ना, इतना ध्यान दे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के साथ 7, 7 के बाद 11। आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल, इस चीज का, यहां तक की का, उसमें 9 आ जाता है। यहां तक की संख्याओं में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, बेटा क्लास में हूं, बाद में बात करूंगा। तो यहां तक की जितनी संख्याएं हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में जब कभी भी आपसे क्या कराता है वो, जब कभी भी सीरीज कराता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। चाहे मैथ की सीरीज कराए, चाहे वर्ग में सीरीज करा दे, चाहे एबीसीडी में सीरीज करा दे, कुछ भी कराए, यहां से क्वेश्चन जरूर रहता है। इनको इतने को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूल मत जाइएगा। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ना? अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? 2। अभाज्य संख्या में कितने होते हैं? अब वही भाज्य को समझ लेते हैं। अभाज्य वे संख्या होती है जिसमें केवल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, लेकिन भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। अब तो समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? भाज्य में केवल गुणनखंडों की संख्या 2, सॉरी अभाज्य में, और भाज्य में क्या? 2 से अधिक। अब 2 से अधिक कौन से में है भाई? देखो जरा सा, देखिएगा, 4 में है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है ना? 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? ये सब छूटी हुई जितनी है वो कैसी हैं? भाज्य हैं। कैसी हैं? भाज्य हैं। क्लियर है? अब यहीं से फिर एक क्वेश्चन फंसा देता है, एक कैसी संख्या है? तो एक न तो भाज्य में आई ना अभाज्य में आई, दोनों में से किसी में नहीं आई। एक ना तो भाज्य संख्याओं में आई है और ना अभाज्य संख्याओं में आई है। भाज्य संख्या के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड होने थे और अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड होने थे। एक किसी भी कैटेगरी में नहीं जा रही है, ना तो इसमें 2 गुणनखंड है, ना 2 से ज्यादा गुणनखंड है, यानी कि एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर है? कोई दिक्कत इतनी तक? यहां तक क्लियर है? हटाऊं मैं यहां तक? कोई दिक्कत? हटा दूं? नेक्स्ट। अब जो आपकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल में क्वेश्चनों में आएगी, इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम? हमने क्या देखा था अभी? जिसके गुणनखंडों की संख्या हो 2। ठीक है? अब ये सह का मतलब क्या होता है? यानी कि अकेली संख्या तो होगी नहीं, सह होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? इसका मतलब है कि यहां संख्याओं का ग्रुप होगा। संख्याओं का क्या होगा? ग्रुप। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ग्रुप। 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ग्रुप जिनका मासा 1 आता है। कितना आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनका मासा कितना आता है? 1 आता है, उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी 2 संख्याएं या 2 से ज्यादा संख्याएं, है ना, जिनका मासा कितना आए? 1 आए, उसको हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं अभी एक काम करता हूं, जैसे मान के चलो कि मैंने गुणनखंड किए
27 के छोड़ो, 27 के मत करो, 12 के कर दे रहा हूँ, छोटी सी संख्या। तो आप 12 के गुणनखंडों को 1,12 कर सकते हो, 2,6 कर सकते हो, और 3, और कुछ कर सकते हो क्या इसके अलावा? यही है। इनमें से कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो सह अभाज्य हैं? तो सबसे पहली बात तो है कि एक तो यही हो गया, क्योंकि इसमें तो एक संख्या ही एक है, तो इसका मतलब मासा ही एक आएगा। इनका मासा 2 तिया 6, ये तो कट गया ना, 2 मासा आया ना इसका, तो यानी कि ये नहीं होगा। लेकिन 3 और 4 का भी मासा कितना आएगा? 1। यानी कि 1 और 12 भी सहभाज्य संख्याएं, और 3 और 4 भी कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आई? अभी मैं कुछ और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2,7, एक और लिखा मैंने 3,5, एक मैंने लिखा 9,21, और एक लिखा हमने 7,11। और क्वेश्चन पूछ लिया उपरोक्त में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है? बताओ फटाफट से। 9 और 21, बिल्कुल सही बात है भाई। 2 और 7 का मासा कितना आएगा? 1। 3 और 5 का मासा कितना आएगा? 1। लेकिन 9 और 21 का मासा कितना आएगा? 3। 3 से कट गए ना दोनों। और 7 और 11 का मासा कितना आएगा? यानी कि यही ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? हटा सकते हैं इसको? समझ में आ गई नहीं आई है? चाहो तो नोट डाउन कर लो उसको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा संख्या पद्धति में, यही चीज दूसरे लेवल से होगी वहां। क्लियर है? हो गया? हटाएं? चलिए नेक्स्ट। सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, वो सॉरी 16, 18, 20, सबको पता है। विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्लियर है? ये तो बहुत आसान है। इसके बाद में एक तो संख्या पद्धति में सबसे जरूरी है संख्याओं को समझना, संख्या समझ के। दूसरा संख्या पद्धति का जो सबसे अहम भाग है
वो क्या है? तो संख्या पद्धति का सबसे अहम भाग है दूसरा, विभाज्यता के नियम। ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। सबसे पहले दो से विभाजित होने का नियम। दो से विभाजित होने का नियम। दो से विभाजित होने का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या जो दे रखी है उसका इकाई पद 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है, इसका मतलब कोई सम संख्या है, 0 या कोई सम संख्या है, तो वह संख्या दो से हमेशा पूर्णतः विभाजित होती है। किसी भी संख्या का इकाई पद, क्या इकाई पद 0 है या 2 से विभाजित है, 0 है या 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर है इतनी बात? छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, अगला नियम है 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम कहता है 2 के नियम में केवल इकाई पद, 4 के नियम में इकाई और दहाई पद से बनी हुई कोई भी संख्या, इकाई और दहाई पद, इसमें कौन कौन से पद? इकाई प्लस दहाई पद, दोनों 0 हैं या 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक और नियम है इसी में, 8 से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों पद 0 है या 8 से क्या है? विभाजित है, तो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक बात समझ लीजिए बस, 2 के नियम में केवल इकाई पद देखा जाता है, क्या? 4 के नियम में इकाई और दहाई दोनों देखे जाते हैं, और 8 के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों देखे जाते हैं। मतलब जैसे मैंने ये कह दिया कि 12,240 क्या 2 से विभाजित है? तो 2 से विभाजित होने के लिए बेटा हमको क्या देखना है? केवल 0। अगर ये दे 0 है, इसका मतलब है कि 2 से विभाजित है, 2 से क्या है? लेकिन अगर 4 के लिए देखना होगा तो हम क्या देखेंगे? 40, पीछे के 2 अंक, ये किससे विभाजित है? 4 से विभाजित। और 8 के लिए देखना होगा तो हम देखेंगे 240। 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 से या 24, 0 जा रहा है ना पूरा पूरा भाग, इसका मतलब क्या है? ये 8 से विभाजित है। ये तीनों बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है इसमें? 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, बहुत बेसिक नियम है, आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। अगला एक होता है बेटा 5 का नियम। क्या का? 5 के नियम में क्या देखा जाता है? इकाई पद 0 हो या 5, किसी भी संख्या का इकाई पद 0 है या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। क्लियर है? इनमें तो कोई डाउट है नहीं किसी में भी, हटाएं इनको, तो बेसिक सी बात है ये तो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है वो है 3 से विभाजित होने का नियम, और एक है 9 से विभाजित होने का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या जो दे रखी है उस संख्या के नंबरों को जोड़ दिया जाए, और नंबरों को जोड़ करके अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी, और नंबरों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। दोनों का सेम है, बस अंतर कितना है? 3 वाले में 3 का भाग देते हैं, 9 वाले में 9 का भाग देते हैं। क्लियर है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए
तो इसका मतलब क्या है, संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और वहीं दी गई संख्या के अंकों का योग कितने से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 से विभाजित हो रहा है अंकों का योग तो 3 से विभाजित है, और 9 से विभाजित हो रहा है तो कितने से विभाजित है, 9 से। समझिए इस बात को भी। अब जैसे हमने एक सवाल दिया 12,375 क्या 3 से विभाजित है, क्या 3 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक एक करके। क्या करेंगे, एक सेकंड, 3 7 और 5 कितना हो गया, 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18 में 3 का भाग जा रहा है, 3 छिक्के 18, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। दूसरी बात, 18 में 9 का भी भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये 9 से भी विभाजित है। बात समझ में आ गई नहीं? अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, और अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या कितने से विभाजित होगी। क्लियर है दोनों का, क्लियर है? जो 3 से विभाजित हो वो 9 से विभाजित नहीं होगी, जरूरी नहीं है ऐसा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अंकों का योग मान के चलो, जैसे 24 है, देखो जरा 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन 9 का जा रहा है, क्यों, क्योंकि पूर्ण गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। किसका, 7 से विभाजित होने का नियम। क्या कहता है 7 से विभाजित होने का नियम, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो 3 अंकों से बनी है, कितने अंकों से, 3 अंकों से बनी कोई संख्या, 3 अंकों से बनी कोई संख्या जब समपदों में पुनरावृत्ति करती है तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसको लिख लो भाई साहब, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा। 3 अंकों से बनी कोई भी संख्या जब समपदों में पुनरावृत्ति करती है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है। सब बताते हैं, यहां तक हो गया। अब छोड़ दो, बस समझो थोड़ा सा। कोई भी संख्या जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो, 3 नंबर की बोल दो, जो मन में आ रही हो। चलो 343, देखो जरा 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 7 का क्यों है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो वैसे ही चली जाएगी। कोई ऐसे बोलो जिसमें कोई भाग नहीं जा रहा हो, 7 वात का कुछ भी भाग नहीं जाता हो, कुछ भी, जो कुछ भी तुम्हारा मन करे। 239 लिख लें, 7 या 21, 2 बचे, 7 चौका 28, नहीं जा रहा ना, क्लियर है, नहीं जा रहा ना। अच्छा एक बार और लिख दो 239, दे दो 7 को भाग, बिल्कुल पक्का जाओ, दे दो। 7 या 21 क्या बचे, 2, 7 चौका 28, 1, 7 एकन 7 5, 7 7 49 4, 7 7 49। कोई भी संख्या, जैसे मान लो 100, 2 बार लिख दो 100, भाग जाओ 7 को। 3 नंबर होने चाहिए रिपीटेड में। अब रिपीटेड में भी जरूरी नहीं है कि वो 3 बार हो, 2 बार होनी चाहिए, या फिर 4 बार होनी चाहिए, या फिर 6 बार होनी चाहिए, सम पदों में होनी चाहिए। कैसे में, हाँ जी, जैसे 7 का भाग लगाओगे, 7 एकन 7, 3 बचे, 7 चौका 28, 2 बचे, 7 या 21 पूरा भाग गया। लेकिन एक और बार 100 लिख दोगे, अब ना जा रहा हूं, हाँ जी, एक और बार लिख दोगे तो जाएगा। बात समझ गए नहीं समझे, हाँ जी, यानी कि क्या होनी चाहिए, सम पदों में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ठीक है,
हाँ जी, तीन तीन के जोड़े भी कितने कितने के, तीन तीन के। क्लियर है, हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला 11 से विभाजित करने का नियम। हाँ जी, समझे यहाँ 11 से विभाजित करने का नियम क्या कहता है, लिखिए 11 से विभाजित करने का नियम लिखिए। दी गई संख्या के, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, का अंतर 0, 0, 11 या 11 से विभाजित है। 0, 11 या 11 से विभाजित है तो वह संख्या, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है, पूरी तरह विभाजित होती है। समझिए यहां ये संख्या है 12, 85, 43, 25। सवाल में क्या कहा गया समझो, सवाल में कह रहा है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान से क्या मतलब है, नहीं, सम स्थान से मतलब है जो दूसरे नंबर पर हो, चौथे नंबर पर हो, छठे नंबर पर हो, यानी कि ये चौथे नंबर पर, ये छठे नंबर पर और ये 8वें नंबर पर। सम स्थान का मतलब है एक एक छोड़ करके, ठीक है, और विषम का एक एक छोड़ करके। तो इसको जोड़ दीजिए आप, 2 और 4 कितना हो गया, 6 और 8 14 और 1। अब बाकी जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और 3 10 और 5। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, उसने यही कहा है कि ये डिफरेंस 0 आए या क्या आए 11 आए, या 11 से विभाजित, 11 से विभाजित का मतलब 22, 33, 44, कुछ भी आए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है ना, कर दीजिए। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है, तुमने 6 का नियम पढ़ा है, अभी किसी संख्या को 6 से विभाजित करा ले, फिर अगर वो 10 से विभाजित करा ले फिर है नियम, 12 से करा ले तो, 15 से करा ले तो, 120 से करा ले तो क्या करेंगे फिर। अभी हमने बताई थी सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या मतलब क्या था, जिनका कोणमासा कितना होना चाहिए, 1, उसी का यहां इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे अब हमने 6 का नियम नहीं पढ़ा, 6 का नियम हमने
नहीं पढ़ा, तो 6 के गुणनखंड कर दो भैया, 3 और 2 हो गए। 3 और 2 का मासा कितना आता है? 3 और 2 का मासा कितना आता है? 1। ऐसे कोई भी गुणनखंड जिनका मासा 1 आता है वो संख्या कैसी होती है? सह अभाज्य। और जो संख्या सह अभाज्य होंगी इसका मतलब है कि अगर उसके गुणनखंड से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है तो उस संख्या से भी वो संख्या विभाजित होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है और उसी संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब है उस संख्या में 6 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 12, कितना कहा? 12 के गुणनखंड हम कर सकते हैं भैया। हम क्या कर सकते हैं? 2 छिक्के 12 और 3 चौका 12। तो 2 और 6 वाले को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि मासा कितना आएगा? 2। हमें मासा कितना चाहिए? 1। तो कौन सा लिया जाएगा? 3 और 4 वाला। यानी कि कोई भी संख्या यदि 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसका मतलब है वो 12 से ऑटोमेटिक विभाजित है। नहीं समझे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? जैसे उसने हमसे कह दिया कि भैया 120 से विभाजित करनी है मुझे, तो कितने से? 120 से। तो कैसे निकालेंगे? 120 के गुणनखंड करो फटाफट से, करो। इतनी देर ना लगानी है, इतनी देर थोड़ी ना लगानी है। हम तो डायरेक्ट कर देंगे इसको। एक तो मैं इसको और इसको तो अलग अलग कर सकता हूं, सीधा सीधा। मैं इसको 12 गुणा 10 तो लिख ही सकता हूं, और मैं इसको लिख सकता हूं 3 चौका 12, और इसको लिख सकता हूं 2 पंजे 10। इसका मतलब है संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 4 से हो जाए, 3 से हो जाए, 5 से हो जाए, ऑटोमेटिक 120 से हो गई। सारे नियम बहुत सस्ते सस्ते, सबको पता है। 2 का नियम क्या है? बहुत साधारण सा। 5 का क्या है? बहुत साधारण सा। 4 का क्या है? बहुत साधारण सा। 3 का जोड़ करके भाग दे दो, बात खत्म। नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है ना? यानी कि जो सहभाज्य संख्या उनका इस्तेमाल यही हुआ। अब वो क्वेश्चनों में कैसे होगा वो देखेंगे आगे। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? चलिए, इसका बेसिक फंडामेंटल हुआ कवर। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 32, 17, 84 में एक के स्थानीय और जातीय मानों का अंतर क्या है? बहुत साधारण सी बात। कोई बताओ जरा, स्थानीय मान किसको कहते हैं? जातीय मान किसको कहते हैं? स्थानीय मान का मतलब होता है जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी की वैल्यू, और जातीय मान का मतलब होता है उसकी की अपनी वैल्यू, कुर्सी की नहीं, अपनी वैल्यू। तो अपनी वैल्यू तो मतलब एक आदमी की एक ही रहेगी कि 10 हो जाएगी? ठीक है ना? लेकिन एक आदमी ऐसा हो जो फूकते उड़ जाए, बाकी जीवा पहलवान से करा दे तुलना, हो जाएगी बराबर। पर वो संख्या आदमियों में है, यहां नहीं है। वो यहां तो सबकी वैल्यू बराबर है। एक की एक, दो की दो, तीन की तीन, जिसको जहां रखा दो उस आदमी की वही औकात रहनी है ना? अपनी वैल्यू तो बाकी स्थान की वजह से पहुंच गया है, तो वो स्थान की वैल्यू उसमें ऐड हो गई है, उसको कहते हैं स्थानीय मान, है ना? जैसे जैसे मैंने कहा भाई कि 12,784, और मैंने कहा 72,148। मैंने कहा भैया 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। समझो यहां, मैंने कहा 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 7 का स्थान तो यहां पर है ना, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा के स्थान पर है ना। कौन से स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। एक और एक, यानी कि इसमें कितनी वैल्यू है 7 की? 700। स्थानीय मान है 700। कितना है? 700। और इसमें स्थानीय मान कितना है? 7 के पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के पद पर है, यानी कि 70,000। दोनों जगह मैंने क्वेश्चन में 7 ही पूछा था, लेकिन स्थान के चक्कर में क्या कर गया? बदल गया। स्थान जैसे ही बदला, औकात क्या कर गई? बदल गई। क्लियर है? वही आदमी है, वही आदमी है, वोट डाल रहा था तब तक वोटर था,
गांव को प्रधान हैगो तो प्रधान जी हैगे, और गलती ते प्रधानमंत्री हैगो, तो अब वो चाहवाओ ना बच्चों, अब वो चाहवाओ ना बच्चों, अब वो प्रधानमंत्री जी है ना, समझे, यानी कि औकात चेंज है गई, ठीक है ना, स्थान बदल गया, और जो स्थान बदलता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। स्थान के बदलने से जिसकी वैल्यू परिवर्तित होती है उसी को क्या कहते हैं हम, स्थानीय मान कहते हैं। क्लियर है? अब अगली बात करते हैं हम, ये तो दो बातें हो गई, दोनों में हो गया 7 का स्थानीय मान। अब मैंने एक तीसरा क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा 27,758, इसमें 7 का मान बताओ, 7 का स्थानीय मान। अब बताओ। गलत, 7 का स्थानीय मान बताना है, तो यहां तो हो जाएगा भैया 7 के पीछे 2 जीरो, और यहां का करेगा 7 के पीछे 1 2 3 जीरो। जब कभी भी एक से ज्यादा अंक आ रहा है और उसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस, अंतर कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो गए तो जीरो, जीरो में जीरो गए तो जीरो, जीरो में 7 गए तो 3, और यहां कह रहे 6। 7 को स्थानीय मान आएगा 6300 ना, समझी? क्लियर है? कोई दिक्कत जान? यहां तक क्लियर है? लेकिन लेकिन 7 को जातीय मान न्यू 7 है, जातीय मान न्यू 7 है, और 7 को जातीय मान न्यू 7 है। जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जातीय मान का मतलब होता है उसकी अपनी स्वयं की वैल्यू, मूल्य। ठीक है? दोनों बातों में कोई अंतर है? समझ में बातें आई हैं कि नहीं आई हैं? क्लियर है? क्लियर है? स्थानीय मान और जातीय मान बता दोगे? अब जल्दी करो तो फिर दे चुका कर रहे हो। क्या हो गया? एक के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या करना है, अंतर। एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ 1000, और जातीय मान कितना, एक, अंतर कितना है गो, आंसर का है गो, मैं समझी? क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निकालो भैया। नहीं आ रहा? ठीक है सर। 54,000 स्थानीय मान जातीय मान तो निकालना आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो 54,132 में के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर ज्ञात करो। दो स्थानीय मान है बेटा, बिल्कुल सही है। दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर निकालना है, तो सबसे बड़ा अंतर कब निकलेगा, जब सबसे बड़ो स्थानीय मान निकालने और सबसे छोटा स्थानीय मान निकालने। तो जब सबसे छोटा स्थानीय मान तो इकाई होगा, और सबसे बड़ा स्थानीय मान 5 को होगा, 5 के पीछे क्या जीरो, और इनको अंतर बताना, निकाल दो। 49,998 ना, समझे भी? क्लियर है? हटाएं इसको, नेक्स्ट करो क्वेश्चन। उचित भिन्न अभी बताए थे, क्या मतलब होता है? ठीक, बिल्कुल, अंश छोटा और हर बड़ा। क्या हो गया? बी, 2/7। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। सही है, सी। अरे 17 चौका 68, 17 पंजे 85 जा रहा है। अच्छा जी, 11 गुणा 13 143, और 11 को क्यों हो तो 1331, 3 ते 5 बार, 5 बार गए हो जाओ, और जाओगे 111 बार।
लेकिन इनमें किसी का भाग नहीं जाता। 91 और 132 ना, ऐसे ही तो निकालेंगे मासा। 91 का भाग लगाएंगे 132 को, कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा, 2 और 4, 42। अब 42 का भाग किसको लगाओगे, 91 को। 42 दूनी 84, कितना बचा, 7 का भाग किसको लगाओगे, ये तो गलत हो जाएगा। 11 में से 4 गए तो 7 बचा, कैसे दिक्कत होगी, 91 ना, 91 का 91, 2 बचे, अरे एक बचेगा भाई। 41 दूनी 82, तो ये कितना बचेगा, 9। 9 का भाग देंगे 41 को, 9 चौका 36, कितना बचा, 5। 5 का भाग देंगे 9 को, 5 एकन 5, कितना बचा, 4। 4 का 5 को, 4 एकन कितना बचा, 1। 1 चौका 4, क्लियर ना, कितना आया, 1। यही तो चाहिए हमें सहभाज्य के लिए, ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट, करिए फटाफट से। हम्म, देख लो ठीक थे। अरे बावले हो गए हो तुम लोग, दो लगातार संख्याएं हमेशा सहवाची संख्याएं होती हैं। दो लगातार संख्याएं हमेशा सहवाची संख्या होती हैं, दो लगातार विषम संख्याएं हमेशा सहवाची संख्या होती हैं। बाकी सब अन्य कार्य देख लो। हाँ तो यही तो, अच्छा नहीं पूछा है, तो ये तो हो ही गई एक तो, और बताओ, नहीं है बताना है। 54 और 49 नहीं है, बिल्कुल है, 54 और 49 में किसी का भाग नहीं जा रहा। अरे नहीं है ही तो बताना है। 49 का भाग 54 में दीजिए, 49 एक 49, बच्चे कितने, 5। 5 का दे दो 49 को, 5 नाम 45, बच्चे कितने, 4। 4 का दे दो 5 में, वैसे भी रेगुलर हो गए, यानी कि ये भी सहवाज्य है। और कौन सी, 33 68, 33 का दे दो 68 को, 33 दूनी 66, बचा कितना बेटा, 2, उतारेंगे कितना, 33, 16 दूनी 32, बचा कितना, 1 का दे दो 2 2, ये भी हो गई। ये नहीं है, 51 का 221 में लगा दीजिए, 4 बार गया, 204, कितना बचा, 17, तिया कितना हो गया, कितना आया, यानी कि यही नहीं है बस। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएंगे नहीं ये तो, चलिए भाई नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
बताओ फटाफट से। कैसे? अपरिमेय संख्या बताओ कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या एक तीन हो गई। इन्हें ढंगते देख लिया, तुक्का मत लगाओ, ढंगते सोचो और जब बताओ। फटाफट से बताओ। मुझे बस इतना बताओ कि ये बताओ मुझे, परमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर, जिसका पूरी तरह से मान निकाला जा सकता है ना? अपरमेय संख्या नहीं निकाला जा सकता, यही बात है। दो परमेय संख्याओं का योग परमेय होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनका तो पूरा मान निकाला जा सकता है। ये तो बात फिक्स है, इसमें तो सोचना ही विचारना बेकार की बात है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये जरूरी है क्या? अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? पूरा मान नहीं निकलता। जैसे मान लो कि मैंने एक छोटी अपरिमेय संख्या मान ली अंडर रूट दो, और एक और मान ली अंडर रूट दो, इन दोनों को जोड़ा, योग कह रहा है ना। दो अंडर रूट दो का मान निकाल दोगे क्या? नहीं निकलेगा। एक मैंने ली अंडर रूट दो, और दूसरी मैंने ली एक माइनस अंडर रूट दो, ये भी तो अपरिमेय है, इसका भी तो मान नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते हो एक माइनस अंडर रूट दो का? नहीं निकाल सकते। और मैं अब इन दोनों को जोड़ता हूं तो अंडर रूट दो से माइनस के अंडर रूट दो कैंसिल, बराबर कितना हो गया? और एक कैसा आ गया? परिमेय। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होगा, ये गलत है। वो अपरिमेय भी हो सकता है और वो परिमेय भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यानी कि ये बात क्या है, गलत है। अगली बात क्या कह रहा है, एक परमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स बात है, क्योंकि अपरिमेय जुड़ रही है, तो अपरिमेय जुड़ने पर अपरिमेय ही लेकर के आएगी। अपरिमेय जोड़ने पर क्या लेकर के आएगी? अपरिमेय ही लेकर के आएगी, बिल्कुल सही बात है। और दो अपरिमेय संख्याओं का एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, ये तो सही है, पूर्णांक तो हो सकता है, संभव है भाई, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक है ना? समझ के बात नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है? जब कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज का क्वेश्चन देगा, आप क्या करेंगे, छोटी छोटी सी चीजें मान करके उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना? हटाएं इसको, क्योंकि इतनी चीजें तुम्हारे दिमाग में तो रहेंगी नहीं, तो फिर करो क्या, जो चीज तुमको आती है उसी को बस उसमें अप्लाई करते चले जाओ। ठीक है? हटाएं। नेक्स्ट, अगला। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, निकालिए फटाफट से। कथन सत्य बताना है। एक अभाज्य संख्या है, गलत। एक यौगिक संख्या है, गलत। यौगिक का मतलब क्या होता है, जो दो के योग से मिलकर के बनी हो, नहीं है ना। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हटाएं। नेक्स्ट, करिए फटाफट से। सही बात है। अंडर रूट दो बट्टे अंडर रूट तीन की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
ये पीछे के 3-4 क्वेश्चन जितने भी गए वो सबके सब एसआई में पूछे हुए हैं, यूपीएसआई में, और ये भी यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन भयंकर आते ही नहीं, बस चीज है उसको समझना। क्या? रियल। प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है। पूर्णांक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे परमीय होते हैं? नहीं होते। हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। हर पूर्णांक का मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या एक वास्तविक संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है? तो प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं होता, दोनों ही गलत है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सही बात है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4, 6, 8, 9, 10, और ये जितनी भी है वो सबकी सब प्राकृत संख्या है। पहली बात तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जितनी भी होंगी वो सारी की सारी प्राकृत संख्या होती है। सही बात है। एक और दो दोनों से, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सही है, सही है बिल्कुल। 16 का कितना हो जाएगा बच्चा? 4, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, यानी कि अपरमीय भी नहीं है, काल्पनिक भी नहीं, कैसी है? पूर्णांक। ठीक है ना, नेक्स्ट। पॉजिटिव। आर एक धनात्मक समपूर्णांक है, आर एक पॉजिटिव समपूर्णांक है, ये बात आपको माननी है। कोई भी समपूर्णांक मान लीजिए, कोई भी, जो भी आपको मानना आता हो, यानी कि ऐसी आप आर की कोई भी धनात्मक समपूर्णांक सबसे छोटा 2 मान लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी मान सकते हो। जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसे हैं? विषम, यानी कि मान लो P बराबर है 3 और Q बराबर है 5, मानना ही तो है, मान सकते हो, जो इसने कहा है वो हमने मान लिया है। ऐसे करके मान लोगे, क्वेश्चन हो गया, समझो हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। देखो क्या कह रहा है, Q मतलब 5 इंटू P मतलब 3 माइनस 2, 3 में 2 तो क्या बचे? एक पंजे कह गए, बिल्कुल सही बात है जी। अगला क्या कह रहा है? P माइनस आर, P 3 आर 2 को वर्ग कह गो, गलत बात, सम कैसे जाएगी? विषम है ना, समझे? Q स्क्वायर यानी कि 5 को वर्ग कह 25 इंटू P यानी कि 3 माइनस 2 क्या बचो? 1 गुणा 25 कह गए, 1 गुणा 25 कह गए, सही है। आगे क्या कह रहा है? आर, आर मतलब कितना? 2 इंटू P 3 माइनस Q 5 को वर्ग, 3 में 5 के तो क्या बचे? 2 माइनस के 2 को वर्ग 4, और 4 दूनी कह गए 8,
8 हैगी बिल्कुल सम संख्या। ये 3 सही है, बी गलत है बस। कौन सत्य नहीं है यही पूछ रहा है, ना समझे अभी। जब कभी भी आपसे इस तरीके की लैंग्वेज पूछे, आप कुछ भी मत कीजिए, छोटे छोटे नंबर्स में उस संख्या को मानिए और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और नहीं तो तुम पे काउ कीमत पे जो क्वेश्चन आए होंगे, समझ गए ना। बस छोटे छोटे नंबर्स मानिए और उसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, ऑटोमेटिक खत्म। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली बच्चों को घुमाते हैं और गलत जाते हैं। इनको स्किप मारते हो आप। मैं कह रहा हूं इनते सरल कोई क्वेश्चन ही ना है, बताओ जाती कहा सरल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कीजिए फटाफट से। अपरमीय संख्या को पहचानिए। इरेशनल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पाई एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा ही क्या पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी। गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। क्या सह अभाज्य। अब समझिए, 23 दूनी 46 दूनी 92, ये तो है ही ना ऐसा। तू 23 आ गया इसका। तो 4 और 2 क्या होता है बेटा। 4 और 2 क्या होता है। 6 में क्या को भाग जाता है 3 को। 5 और 3 8 और 1 क्या गए 9 में क्या को चलेगो जेऊ ना है सका तू ही। अच्छा जी। 6 और 5 11 और 1 क्या गए 12। 6 और 2 8 और 1 9, 3 ते कट गए जेऊ ना है सका तू। बहुत बड़ी कैलकुलेशन पर तो क्यों काय का पढ़े नहीं हम फिर, मैं समझे भाई। आ जाओ नीचे। 8 और 1 9 पर 5 और 3 जी 8 ही रह गए, जिना कटरे का उते जी है वो। हाँ नहीं समझे अभी, डायरेक्ट चेक करो ना वही के वही। हो गया, क्लियर है। चलिए